नमस्कार साथियों, कॉन्सेप्ट ऑफ की नॉलेज सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम विस्तार से फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार पर चर्चा करेंगे। मूल अधिकार कौन से भाग में सम्मिलित है? तो मूल अधिकार को भाग 3 में शामिल किया गया है। और कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से 35 तक इन्हें शामिल किया गया है। इन्हें हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाग फर्स्ट जिसमें क्या किया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी बाउंड्री है। सेकंड में नागरिकता है और थर्ड में क्या है? हमारे मूल अधिकार है। क्योंकि हमारे मूल अधिकार यानी पूरे संविधान की ड्राफ्टिंग किसके द्वारा की गई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय के द्वारा की गई है। तो उनकी सोच थी कि पहले हम बाउंड्री डिसाइड कर चुके हैं, नागरिकों को स्थापित कर दिया गया है, अब इसके बाद में हमें संसद नहीं, पहले क्या चाहिए? पहले नागरिकों के अधिकार चाहिए, नागरिकों का सम्मान चाहिए, भेदभाव का अंत चाहिए, नागरिकों के लिए स्वतंत्रता चाहिए, उनको शोषण से मुक्ति चाहिए। क्योंकि जब ये अधिकार किसी व्यक्ति को दिया जाएगा तभी वो विकास करेगा और विकास के क्रम में तभी संसद चल पाएगी। यानी बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जहां पर संसद भी है लेकिन मूल अधिकार नहीं है, तो वो संसद मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय ने तीसरे नंबर पर किसको रखा है? हमारे मूल अधिकारों को रखा है। अब हम मूल अधिकारों के क्रम की बात करते हैं, प्रकार की बात करते हैं। अगर हम मूल अधिकार संविधान लागू के समय बात करें तो कितने से? 7 थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 31 शामिल था और अनुच्छेद 19(1) अब इसमें शामिल था। यानी इन दोनों को अब हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो अब प्रेजेंट में हमारे कितने मूल अधिकार है? प्रेजेंट में हमारे 6 मूल अधिकार हैं। अब हम इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारे अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इनकी चर्चा की गई है। समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 को समझते हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि विधि के समक्ष समता होगी और विधियों का समान संरक्षण होगा। ये दोनों शब्द हमें समझने में थोड़े कठिन है क्योंकि दोनों हमें समान लग रहे हैं, लेकिन इसका पहला भाव है कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका यह अर्थ हुआ कि मान लीजिए आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग अगर अंबानी को अगर किसी क्राइम के लिए सजा दी जाती है, मान लीजिए 14 वर्ष की, अगर उन्होंने मर्डर किया है तो 14 वर्ष की सजा दी जाती है। अगर मोदी ने कोई क्राइम किया है तो उन्हें भी 14 वर्ष की सजा दी जाएगी। अगर कोई टैक्सी ड्राइवर अगर क्राइम करेगा तो भी उन्हें 14 वर्ष की सजा दी जाएगी। सेकंड एग्जांपल हम समझते हैं विवाह की एज। अगर हम बात करें पुरुषों के लिए तो विवाह की एज कितनी है? बॉयज के लिए 21 है, अगर गर्ल्स की बात करें तो 21 है। तो यानी इसमें क्या है? विधि के समक्ष समता को प्रेजेंट किया गया है। यह होती है हमारी विधि के समक्ष समता। अब हम इसके सेकंड पोर्शन पर बात करते हैं जिसमें कहा गया है कि विधियों का क्या होगा? समान संरक्षण होगा। यानी यहां पर किसकी बात की गई? यहां पे सकारात्मक कार्रवाई की बात की गई है। अब सकारात्मक कार्रवाई कैसे? सकारात्मक कार्रवाई का अर्थ है कि हम देखते हैं कि कोई फुटबॉल का ग्राउंड है और फुटबॉल के ग्राउंड में 3 बच्चे हैं जो फुटबॉल का मैच देख रहे हैं। तीनों की हाइट में अंतर है। तो यहां पर क्या किया जाएगा कि ये सी नंबर बच्चा बी नंबर और ए नंबर, एक अच्छे से देख पा रहा है, बी थोड़ा थोड़ा देख पा रहा है, लेकिन सी बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है। तो सकारात्मक कार्रवाई में क्या होगा? सरकार के द्वारा इनके लिए एक स्टूल अरेंज किया जाएगा। पहले को नीड नहीं है, दूसरे के लिए 1 स्टूल और तीसरे के लिए 2 स्टूल, जिससे क्या होगा कि ये मैच अच्छे से देख पाए। ये होता है सकारात्मक कार्रवाई। आरक्षण से संबंधित जो भी प्रावधान किए जाते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। और वो कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 14 के तहत। आर्टिकल 14 को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आर्टिकल 14 में कहा गया है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी विधि के समक्ष समता होगी। इसका एक अर्थ यह भी है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे संसद के द्वारा कोई लॉ बनाया जाता है तो उसे कोई भी व्यक्ति चैलेंज कर सकता है कि यह भेदभाव किया जा रहा है। जैसे हम बात करें आरक्षण से संबंधित, अगर आरक्षण से संबंधित किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हम याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद जांच करता है कि क्या यह भेदभाव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर भेदभाव कर रहा है तो संसद के द्वारा बनाए गए उस कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसका मोटिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य सकारात्मक कार्रवाई। तो सुप्रीम कोर्ट इसे 0 घोषित नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट हर एक विधि की जांच कर सकता है। अगर कोई पिटीशन दायर करता है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 14 के तहत। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल समझते हैं, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि भेदभाव का निषेध किया जाएगा, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव का सीधा शर्त है कि कौन से ग्राउंड पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके हम देखते हैं कि 6 क्लोज होते हैं, जिसमें पहले में कहा गया है कि कोई भी राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, जिसमें है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ये 5 ग्राउंड पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन अगर हम देखें शैक्षणिक योग्यता, यानी कोई एग्जाम होता है, उसमें मिनिमम कट ऑफ होती है। मान लीजिए 150 नंबर का एग्जाम है और उसमें मिनिमम कट ऑफ है 100 नंबर की। अगर किसी के 99 नंबर आते हैं तो वहां पर इसे योग्य नहीं समझा जाएगा। लेकिन भेदभाव किसके आधार पर नहीं किया जा रहा है? भेदभाव यहाँ पर धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर नहीं किया जा रहा है। भेदभाव यहाँ पे किया जा रहा है शैक्षणिक योग्यता के आधार पर। तो ये क्या होगा? ये अलाउ होगा। इसी तरह अगर हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए पुलिस की भर्ती है, आर्मी की भर्ती है, वहां पर दौड़ के लिए एक कैटेगरी होती है, उसके बाद में हाइट से संबंधित एक कैटेगरी होती है कि इतनी हाइट इसके लिए चाहिए। तो वहां पर यह नहीं समझा जाएगा कि यहां पर स्टेट के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। नहीं, स्टेट वहां पर भेदभाव नहीं कर रहा है। शारीरिक योग्यता को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपसे उन भर्तियों में ये नहीं पूछा जा रहा है कि आपकी जाति क्या है, लिंग क्या है, जन्म स्थान क्या है, धर्म क्या है। लेकिन वहां पर क्योंकि आर्मी के लिए एक हष्टपुष्ट चाहिए शरीर, उसके लिए एक न्यूनतम हाइट होनी चाहिए, तो इन रिस्ट्रिक्शन को लगाया जा सकता है। इसी में हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 15(4) आर्टिकल 15(4) हमें कहता है, जिसे पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अगर पिछड़े हुए हैं तो उनके लिए क्या किया जाएगा? आरक्षण की व्यवस्था यानी विशेष प्रावधान किया जाएगा। आर्टिकल 15(4) विशेष प्रावधान की बात करता है। तो इसमें कहा गया कि सामाजिक, शैक्षणिक रूप से दुर्बल वर्ग होंगे, अनुसूचित जाति या जनजाति है, उनके लिए हम विशेष प्रावधान करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम 15(5) को समझते हैं, जिसका 15(4) का विस्तार किया गया है। यानी यहां पर कहा गया है कि विशेष प्रावधान किए जाएंगे उनकी उन्नति से संबंधित। लेकिन यहां पर क्या कहा गया है कि यहां पर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के साथ निजी शिक्षण संस्थाओं में, कॉलेजों में प्रवेश से संबंधित अधिकार होगा इन वर्गों को, यानी SC BC को, SC ST के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं शिक्षण संस्थाओं में, सरकारी भी और निजी भी। यानी इसमें निजी सरकारी दोनों को इंक्लूड किया गया है। स्पेशली फोकस किस पे किया गया है? निजी शिक्षण संस्थाओं में। सभी को पता है आर्टिकल 15(6) 103वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, जिसमें EWS से संबंधित आरक्षण की बात की गई है। यानी जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए अधिकतम 10% की व्यवस्था की जाएगी राज्य के द्वारा। ये हमारा आर्टिकल 15 है, जिसमें भेदभाव का अंत किया गया है। लेकिन भेदभाव के अंत के साथ साथ इसमें जो भी डिप्राइव है, वंचित है, उनके लिए उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए भेदभाव भी किया गया है। यानी एक तरफ हमें कहता है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, दूसरी तरफ जो भी वंचित लोग हैं उनके कल्याण के लिए भेदभाव किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? जिसमें टाइटल होगा समता का अधिकार और आर्टिकल 15। अब हम देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समता होगी, यानी कोई भी सरकारी नौकरी है उनमें अवसर की समता होगी। तो यहां पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यहां पर आपको याद रखना है कि आर्टिकल 16(2) में वो ग्राउंड बताए गए हैं जिनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे हम देखते हैं धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास और उद्भव। निवास को और उद्भव को इनमें शामिल किया गया है। उद्भव का अर्थ है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सोनिया गांधी है। अब सोनिया गांधी इटली से हैं, तो अगर सोनिया गांधी भारतीय नागरिकता ग्रहण कर लेती है जो की हुई है, उसके बाद में वो कोई एग्जाम देते हैं, तो उनके बाद में इन्हें इस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि उनका मूल कहां से नहीं है, भारत से नहीं है। तो यह होता है उद्भव। मूलवंश का अर्थ होता है कि जैसे हम बात करते हैं भारत के अंदर ही, अगर भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत या फिर
उत्तर पूर्वी भारत के लोगों को देखते हैं तो उनके बॉडी स्ट्रक्चर में विभिन्नता दिखती है। तो बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी भारत के लोगों की, तो वो मंगोलाइड प्रजाति से आते हैं, उनकी आंखें छोटी होती है, हाइट छोटी होती है, तो इस आधार पर उनके साथ विभेद नहीं किया जाएगा राज्य के द्वारा। ये आर्टिकल हमारा 16 कहता है। आर्टिकल 16 में ही अपवाद बताया गया है, आर्टिकल 16(3) के अकॉर्डिंग, जिसमें कहा गया है कि निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जा सकता है। यानी अगर निवास स्थान से संबंधित कुछ सीटें अगर रिजर्व रखनी है किसी भी समुदाय के लिए तो वो किया जा सकता है। किसी भी समुदाय के लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए। मान लीजिए कि उत्तर पूर्व भारत है, असम का कोई क्षेत्र है, पूरे असम के लिए अगर कुछ सीटें रिजर्व करनी है तो वो कौन करेगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। संसद के द्वारा वहां पर पूरे असम के लिए कुछ सीटें रिजर्व की जा सकती है निवास स्थान के आधार पर। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि असम क्या है, एक जनजातीय क्षेत्र है। अगर यहाँ के लोग वहां जाएंगे तो उनकी कंपोजिट कल्चर को, उनकी कल्चर को समझ नहीं पाएंगे और वहां पर वायलेशन होगा, हिंसा होगी, इससे आपसी तानातनी होगी और हमारे देश की एकता और अखंडता पर खतरा होगा। और कुछ सीटें क्या है रिजर्व रखी जाती है वहां की कल्चर को जानने के लिए, क्योंकि इन कल्चरों को कौन समझ सकता है? वहां की स्थानीय लोग ही समझ सकते हैं। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए निवास शर्त को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके बाद में हम आर्टिकल 16(4) देखते हैं। आर्टिकल 16(4) हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्टिकल 16(4) में डायरेक्ट रूप से कहा गया आरक्षण, यानी जो भी दुर्बल वर्ग है, इस शब्दों पर ध्यान देना है। एक तो आरक्षण शब्द को यूज किया गया है, इसके अलावा इसमें कहा गया कि जो भी दुर्बल वर्ग है। अब दुर्बल वर्ग कौन होगा? जो भी राज्य की नजर में जिनका प्रतिनिधित्व कहां पर नहीं है? राज्य की नौकरियों में, यानी जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की नौकरियों में प्राप्त नहीं है राज्य की नजर में, और वो कौन से है? वो दुर्बल वर्ग है। तो वहां पर राज्य क्या करेगा? आरक्षण की व्यवस्था करेगा, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व रखेगा। ये आर्टिकल 16(4) कहता है। 16(5) में कहा गया है कि जैसे कोई धर्म है, जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म है, उनका मस्जिद है, तो उनके पुजारी की जो पोस्ट होगी वो किसी हिंदू को ही वहां अलॉट किया जाएगा। इसी तरह हम मस्जिद को समझते हैं, इस्लाम धर्म को समझते हैं, तो वहां किसी मुसलमान व्यक्ति यानी इस्लाम धर्म से रिलेटेड व्यक्ति को ही मस्जिद में अपॉइंट किया जाएगा, किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को उस पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ये धर्म से संबंधित हमारे यहाँ रिजर्वेशन की बात की गई है। इसके बाद में हम देखते हैं 16(6) जिसमें EWS यानी आर्थिक रूप से जो भी कमजोर वर्ग है उनके लिए सरकारी नौकरी में अधिकतम 10% की सीटें रिजर्व की जाएगी राज्य के द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह था कि आर्टिकल 16(3) हमने देखा था और मैंने यहां लिखा था संसद के द्वारा, यानी निवास स्थान से संबंधित अगर आरक्षण देना है तो वो संसद ही कर सकती है। यहां पर राज्य विधानमंडल के पास ये शक्ति नहीं है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल हम 17 को देखते हैं। आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया जाएगा। छुआछूत को किसी भी तरीके से पालन नहीं किया जाएगा। ओके, 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ उससे पहले अंग्रेजों के द्वारा भारत को बांटने के लिए किसी को सर की, किसी को बहादुर की, किसी को महाराजा की, किसी को महाराजा धीराज की उपाधियां दी जा रही थी। तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जब हमारा देश आजाद होगा और ये उपाधि अगर भारत में अभी भी रह गई तो क्या होगा? कोई व्यक्ति अपने आप को सर्वोच्च समझेगा, कोई व्यक्ति अपने आप को कमजोर समझेगा, हीन समझेगा। तो इन विभिन्नताओं को खत्म कर दिया गया कि इसके माध्यम से उपाधियों के अंत से संबंधित। इसके बाद में हम समझते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 हमारा सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। अगर हम किसी नागरिक के लिए समझे, अगर हम भारतीय संविधान से अनुच्छेद 19 को गायब कर दे तो हमारा पूरा भारतीय संविधान कैसा हो जाएगा? चीन जैसा हो जाएगा, यानी जहां पर नागरिकों को कोई भी स्वतंत्रता नहीं है स्पेशली बोलने की। आर्टिकल 19 हमें क्या कहता है? आर्टिकल 19 में हम देखते हैं आर्टिकल 19(1)(a), जिसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की आजादी होगी, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी होगी। वाक यानी बोलना कैसे? जनरली बोलना नहीं, यानी हमें सरकार की आलोचना करने की आजादी होगी। हम सरकार से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सरकार आपने जो पॉलिसी बनाई है वो क्या हमारे लिए फायदेमंद है? क्या आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमारा कल्याण होगा? ये क्वेश्चन करने की आजादी हमें कौन सा अधिकार देता है? आर्टिकल 19(1)(a) देता है सरकार के विरुद्ध। इसमें और बहुत सारे वेरिएंट है, जिसमें इसमें कहा गया कि प्रेस की आजादी होगी, सूचना का अधिकार होगा, यानी प्रत्येक हम सरकार से सूचना मांग सकते हैं। इसके अलावा ध्वज फहराने से संबंधित, चुप रहने से संबंधित,
इमैनुअल कांट वाद में कहा गया था, इमैनुअल वाद में कहा गया था कि चुप रहने का अधिकार भी हमारा क्या होगा, आर्टिकल 19(1)(a) के अकॉर्डिंग मूल अधिकार होगा। इस वाद में कहा गया था कि शायद पारसी महिला जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे और उन्होंने राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया, लेकिन वो क्या है, स्टैंडिंग मुद्रा में है, खड़े हैं और देश के राष्ट्रगान का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है, आप देश का सम्मान कर रहे हो, राष्ट्रगान का सम्मान कर रहे हो, लेकिन आप चुप हो, तो ये अलाउ होगा। तो यहीं से आता है कि चुप रहने का अधिकार भी हमारा क्या है, मूल अधिकार है। अभिव्यक्ति यानी हम चुप रहकर, ये हमारी चुप रहकर, बोलकर, झंडा दिखाकर यानी व्हाइट झंडा, ब्लैक झंडा दिखाकर या फिर अन्य माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को यानी एक्सप्रेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं आर्टिकल 19(1)(a) के अकॉर्डिंग। इसमें हम देखते हैं आर्टिकल 19(1)(b), जिसमें कहा गया है कि निरायुद्ध और बिना अस्त्र शस्त्र के हम सम्मेलन कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं दिल्ली में अगर सरकार का विरोध करना है तो लोग कहाँ इकट्ठा होंगे, रामलीला मैदान में इकट्ठा होंगे। कैसे होंगे, शांतिपूर्ण होंगे और उनके पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। तो वहां पर वो इकट्ठा होकर सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार से डिमांड कर सकते हैं, तो वहां पर वो सम्मेलन कर सकते हैं। मेनली कहने का उद्देश्य ये है। इसके बाद में हम देखते हैं संगम, संघ और सहकारी समिति बनाने का अधिकार आर्टिकल 19(1)(c) में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को संगम, यानी जनरली हम देखते हैं कोई ग्रुप होता है, छात्र नेताओं का ग्रुप होता है, छात्रों का ग्रुप होता है, अपने कॉलेज में किसी का ग्रुप होता है, या फिर कोई नौकरी में होता है, जैसे शिक्षकों का ग्रुप है, आईएएस एसोसिएशन है, उनका ग्रुप है। तो ये क्या है, उन्हें आजादी दी गई है आर्टिकल 19(1)(c) के अकॉर्डिंग कि अपना संघ संगम बना सकते हैं। लेकिन मूल संविधान में सहकारी समिति नहीं थी। इसे 97 में संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया, जिसके बाद में सहकारी समिति बनाने की भी आजादी दी गई है। इसके बाद में हम आर्टिकल 19(1)(d) देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की आजादी होगी। यानी कोई व्यक्ति है वो भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकता है। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाईचारा बढ़े, क्षेत्रवाद ना पनपे। इसलिए कोई भी व्यक्ति है, चाहे कहीं का भी हो, वो पूरे भारत का भ्रमण करे और समझे कि भारत की कंपोजिट कल्चर यानी मिली जुली कल्चर क्या है। उत्तर भारत में जाए, दक्षिण भारत में जाए, असम में जाए, सभी जगह देखे कि भारत की खूबसूरती क्या है, भारत की विविधता में ही खूबसूरती है। उस चीज को समझने के लिए क्या करना होगा, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को आबाद संचरण की आजादी देनी पड़ेगी। और किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 19(1)(d) के तहत। इसके बाद में हम इसी में देखते हैं कोई व्यक्ति घूमने जा रहा है, उसको जगह पसंद आ गई, वहां के लोग पसंद आ गए, तो उसे वहां पर निवास करने की आजादी दी गई है 19(1)(e) के अकॉर्डिंग। ओके, इसके बाद में अब जिस पर हमने स्टार्टिंग में चर्चा की थी, संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा छीन लिया गया। अब ये संपत्ति का अधिकार क्यों छीना गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जब देश आजाद होता है तो वहां पर क्या होता है, भूमि कुछ ही लोगों के पास सीमित होती है। यानी जो जमींदार होते हैं उनके पास भूमि होती है और काम करने वाले क्या होते हैं, मजदूर। तो पैसा किसके पास जाएगा, जमींदार के पास। मजदूर हमेशा मजदूरी करता रहेगा। अगर हमारे देश में सभी लोगों का कल्याण करना है तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि भूमि सुधार किया जाए, ये भूमि वितरित की जाए गरीब लोगों में। तो इसके लिए किया गया कि भूमि से संबंधित जो हमारे मूल अधिकार थे उन्हें छीन लिया गया और भूमि का वितरण करने के लिए किया गया है। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं 19(1)(g), जिसमें वृत्ति, व्यवसाय और कारोबार करने की आजादी दी गई है हमारे संविधान 19(1)(e) के अकॉर्डिंग। वृत्ति का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कोई अपना काम कर सकता है अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। दूसरा उपजीविका, यानी अपना पेट पालने के लिए, अपने रोटी कपड़ा मकान की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो कोई उपजीविका कर सकता है। बड़ी लेवल पर कोई व्यापार कर सकता है, कारोबार कर सकता है 19(1)(e) के अकॉर्डिंग। इसमें 19(1)(g) के अकॉर्डिंग, यानी इसमें हम देखते हैं कि ये तो हमें आजादी दे दी गई है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि क्या हमारे मूल अधिकार जिसमें बोलने की आजादी दी गई है, अन्य आजादी दी गई, वो एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष है? नहीं, ये निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ युक्तियुक्त निर्बंध लगाए गए हैं। जब हम अपने आर्टिकल 19(2) को देखते हैं, 19(2) को देखते हैं और 19(6) तक देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। क्योंकि जहां पर अधिकार दिए गए हैं वहां पर हमारी कुछ जिम्मेदारी भी है। अगर बोलने की आजादी को एब्सोल्यूट दे दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलेगा, इससे क्या होगा, अराजकता होगी, दूसरे के अधिकार बाधित होंगे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने ऐसा बैलेंस बनाया कि आजादी है आपको बोलने की, लेकिन आपके बोलने से किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार बाधित ना हो, इसलिए वहां पर ऐसी व्यवस्था की गई है। जैसे हम देखते हैं 19(2) में कहा गया है कि
जिसमें अगर हम कहें कि राज्य की सुरक्षा से संबंधित, राज्य की सुरक्षा से संबंधित, अखंडता से संबंधित, देश की संप्रभुता से संबंधित, न्यायालय की अवमानना से संबंधित, किसी व्यक्ति की मान हानि से संबंधित, अपराध उद्दीपन से संबंधित, ये जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उनके आधार पर हमारे मूल अधिकार, बोलने की आजादी को छीना जा सकता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि हमें अबाध रूप से संचरण का अधिकार है, हम भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन हम वहां नहीं जा सकते, यानी सामान्य जनता के हित के लिए जो भी हमारे लिए सही नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि कोई जनजातीय क्षेत्र है, यानी सामान्य हित में अगर कोई व्यक्ति को रोका जा रहा है इस क्षेत्र में जाने के लिए तो रोका जा सकता है। दूसरा जनजाति का क्षेत्र है, तो जनजाति क्षेत्र में कोई अगर सामान्य व्यक्ति जाएगा तो इनकी संस्कृति प्रभावित होगी, ये लोग प्रभावित होंगे, तो यहाँ पर जाने से क्या मनाही की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि इनकी अलग संस्कृति है, हम वहां जाएंगे तो इनकी संस्कृति प्रभावित होगी, ये हमसे नाराज होंगे और यहाँ पे हिंसा फैलेगी और देश की एकता और अखंडता पर खतरा होगा। तो इनकी सुरक्षा के लिए क्या किया गया है? कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। जैसे हमने बात की थी 19 में, जिसमें कहा गया था कि व्यापार की आजादी होगी। अब व्यापार की आजादी का यह अर्थ नहीं है कि आप कुछ भी करने लगो, अफीम बेचने लगो, अपने खेत में अफीम उगा लो, ऐसा नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि कुछ कारोबार व्यापार ऐसे होते हैं जहां पर एक न्यूनतम योग्यता चाहिए। जैसे हम बात करते हैं डॉक्टर बनने के लिए MBBS MD की डिग्री चाहिए, उसके बाद ही आप सर्जन बन सकते हो। अब आप ऐसा नहीं है कि आपका मन किया सर्जन बन जाते हैं और किसी की सर्जरी स्टार्ट कर देते हैं, नहीं। इसके लिए एक न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, MBBS होना चाहिए, MD की होनी चाहिए, उसके बाद में ही आप डॉक्टर बनोगे। उसके बाद में एक न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, पीरियड होना चाहिए, उसमें आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी आप सर्जरी कर सकते हो। इसी तरह अगर हम देखें वैज्ञानिक से संबंधित, तो वैज्ञानिक बनने के लिए क्या हो? आपकी न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, तभी आपको ये काम दिया जाएगा। ये सभी फैक्टर क्या है? आर्टिकल 19(6) में डिफाइन किए गए हैं कि आपकी क्या क्या योग्यता होगी और आप पर योग्यता पर कौन सा रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, यानी कौन सी आपकी स्वतंत्रता होगी और स्वतंत्रता पर कौन सी आपकी बाधा आरोपित की जा सकती है। यह था हमारा आर्टिकल 19, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। अब इसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 हमें कहता है कि भूतलक्षी विधि, यानी इसमें दो सिद्धि से संरक्षण की बात की गई है। अब दो सिद्धि से संरक्षण कैसे? इसमें हमें 3 ग्राउंड दिए गए हैं। एक ग्राउंड है कि प्रवर्त विधि, यानी जो पहले से लागू विधि है उसी के आधार पर हमें दंडित किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आज कोई क्राइम करता है तो आज से पहले अगर वो क्राइम अगर हमारे लॉ में रजिस्टर है तो ही हमें इसमें बाधित किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। जैसे हम बात करते हैं निर्भया कांड की, तो वहां पर 4 व्यक्ति थे जिनमें से एक नाबालिग था। उस समय नाबालिग के लिए 3 साल का प्रावधान था, फांसी का प्रावधान नहीं था, तो उसको फांसी नहीं दी जाएगी, ओनली 3 साल की ही सजा दी जाएगी। यानी प्रवर्त भूतलक्षी विधि, प्रवर्त विधियों से ही उसको दंडित किया जाएगा। सेकंड होता है कि एक ही व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, यानी ऐसा नहीं है कि एक ने मर्डर किया और उस मर्डर की सजा उसने काट ली है, उसके बाद में उसे सेकंड उसी क्राइम के लिए दोबारा पनिश किया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। तीसरा है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाएगा, यानी अगर कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करती है और आपसे स्टेटमेंट लेती है कि आपने क्राइम किया है, तो आप पुलिस के सामने बोलना कि हाँ हमने क्राइम किया है। इससे क्या होगा कि आपकी पिटाई नहीं होगी। दूसरा, जब आप मजिस्ट्रेट के सामने जाओगे तो मजिस्ट्रेट के सामने आपको यही बोलना है कि महोदय जी, हमें पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया गया है कि आप अपने विरुद्ध गवाही दो, इसलिए मैंने गवाही दी है, लेकिन मैंने क्राइम नहीं किया है। तो आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपका स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर अन्य अधीनस्थ न्यायालय में दिया गया है, जज के सामने वही स्वीकार होगा। ओके, ये होता है अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है 21, जिसमें कहा गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होगी, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राण की स्वतंत्रता होगी, दैहिक स्वतंत्रता होगी और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही प्राण को छीना जा सकता है। आर्टिकल 21 पर हमने विस्तार से एक सेशन लिया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। आर्टिकल 23 और 24 में कहा गया है कि शोषण से संबंधित किसी व्यक्ति को क्या होगा? आजादी होगी। आर्टिकल 23 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति यानी कोई भी मनुष्य है, मानव व्यापार नहीं किया जाएगा, बलात् श्रम नहीं करवाया जाएगा, बेगार नहीं करवाया जाएगा। यानी मानव का व्यापार है वो दुर्व्यापार है, किसी भी कंडीशन में अलाउ नहीं होगा। बेगार का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति से काम करवा लिया और उसे पैसे नहीं दिए गए हैं, ये अलाउ नहीं होगा। बलात् श्रम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता तो आप जबरदस्ती उससे काम नहीं करवा सकते, आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग। 24 स्पेशली बालकों के लिए,
यानी जो भी बालक है उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। कहां पर? कारखानों में, खानों में और खतरनाक उद्योगों में बालकों को नियोजित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर बालकों को संरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 24 में। इसके बाद में सबसे चर्चित आर्टिकल 25 यानी जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। हमारा टाइटल है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित। हमने 19 से लेकर 22 तक देख लिया है। अब हम देख रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें हमने बात कर ली है 23 और 24। अब हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 25 से लेकर 28 तक इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 25 हमें क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता होगी, यानी हम धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपनी उपासना को अलाउ कर सकते हैं, कोई भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, कोई भी कर्मकांड कर सकते हैं आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति, यानी हम अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार के अकॉर्डिंग हम दूसरे व्यक्ति को अपने अच्छे धर्म के बारे में बताएंगे कि हमारे धर्म में ये अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन हम धर्मांतरण करवाने से संबंधित उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाइए। जबरदस्ती ऐसा नहीं किया जाएगा। इससे संबंधित आर्टिकल 25 में हम देखते हैं कि आर्टिकल 25 में भी कुछ निर्बंधन लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य के आधार पर, सदाचार के आधार पर और लोक व्यवस्था के आधार पर, यानी स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था और सदाचार के आधार पर हमारे धार्मिक स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें हिंदू धर्म की परिभाषा दी गई है कि हिंदू धर्म में कौन शामिल होगा। हिंदू धर्म में इसमें कहा गया है कि जैन, बौद्ध और सिख तीनों कम्युनिटी किसमें शामिल होगी? हमारे हिंदू धर्म में शामिल होगी। इसी में एक कहा गया है कि सिख धर्म जो कृपाण धारण करता है उन्हें कृपाण धारण करने की आजादी होगी, क्योंकि सिख द्वारा जो कृपाण धारण किया जाता है वो धार्मिक का, धर्म का अभिन्न अंग है। इसको ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वही चीजें अलाउ होगी जो धर्म का अभिन्न अंग है। जैसे हम बात करते हैं अपनी एक प्रथा, सती प्रथा, तो कुछ समय पहले उसको कहा जाता कि सती प्रथा क्या है? हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमारे मूल अधिकारों को वायलेट कर रही थी। बाल विवाह, वो हमारे मूल अधिकारों को वायलेट कर रही थी, वो हमारे धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, वो धर्म की कुप्रथा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटा दिया है। इसी तरह हम देखें 3 तलाक इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, तो इसलिए उसे भी हटा दिया गया है। ये सभी जो फैक्टर होते हैं वो अभिन्न अंग नहीं है। इसके बाद में हम देख लेते हैं 26, जिसमें कहा कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की आजादी होगी, यानी कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, उनका निर्माण करना है तो चंदा लिया जा सकता है, उनका प्रबंधन किया जा सकता है आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग। 27 में कहा गया है कि धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए राज्य कर नहीं लगाएगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के कर से संबंधित रोका गया है, उनको संरक्षण दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 में कहा गया है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहां पर नहीं दी जाएगी? जो धार्मिक, जो सरकारी संस्था है, इसमें हम 3 प्रकार की संस्थाओं की बात करेंगे। ऐसी संस्था जो पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित है और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहां पर बिल्कुल भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सेकंड, हम बात करते हैं कि जो मान्यता प्राप्त है लेकिन वित्त पोषित नहीं है, वहां पर माता पिता की अनुमति के बाद धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तीसरा होता है कि वो संस्था पूरी तरीके से धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाई गई है, तो वहां पे अलाउ होगा। लेकिन मेनली अगर हम समझे कि कोई भी सरकारी शिक्षण संस्था है, वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके बाद में करंट का इवेंट आर्टिकल 29 और 30 जो हमें क्या देता है? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार देता है। ये मेनली किसके लिए है? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। कैसे? इसमें कहा गया कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है, आर्टिकल 29 की बात करते हैं, 29 की बात करते हैं, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण करने का और बढ़ावा देने का अधिकार होगा। इसी में आर्टिकल 29 में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा के आधार पर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यानी धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर ये 4 ग्राउंड ऐसे हैं जिनके आधार पर किसी भी वर्ग को किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में या फिर अन्य शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में कहा गया है, आर्टिकल 30 में सबसे पहले समझिए 2 ग्राउंड दिए गए हैं अल्पसंख्यक का, यानी भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर, इन दोनों को अल्पसंख्यक माना गया है। अगर कोई अल्पसंख्यक है और वो अपनी शिक्षण संस्था को स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें ये आजादी दी जाएगी। जैसे करंट में एक मुद्दा चल रहा है जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसमें ये मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि हमें
अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है मामला। तो इसमें होता है कि जब इसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा धर्म के आधार पर, तो क्या होगा, यहाँ पर उनकी कम्युनिटी के लिए क्या होगा, धर्म से संबंधित कुछ सीटें रिजर्व करने का अधिकार दे दिया जाएगा। यानी मुख्य बताने का उद्देश्य यही है कि जो भी अल्पसंख्यक है, यानी जिनकी संख्या कम है, अगर वो अपने धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, अपने धर्म के लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशली प्रावधान किया गया है आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब हमारे संविधान निर्माता संविधान को लागू कर रहे थे, बना रहे थे, तो उनका मुख्य फोकस था कि बहुसंख्यक वर्ग कौन है, प्रेजेंट में हिंदू है, लेकिन अल्पसंख्यक कौन है, बहुत भाषा के आधार पर बहुत सारे वर्ग हैं। और सबसे मेनली हम देखते हैं उस समय के अकॉर्डिंग, तो मुसलमान कम्युनिटी यानी मुस्लिम कम्युनिटी क्या है, अल्पसंख्यक है, उनकी संख्या क्या है, कम है। तो भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है, जिसमें धर्म यानी जो भी मुस्लिम वर्ग है वो कहां चले गए, पाकिस्तान चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत में रहना चाहते थे, भारत के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो इनको लोगों को संरक्षण देने के लिए क्या किया गया था, हमने अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित ये प्रावधान किया है। क्योंकि जो लोग चले गए वो चले गए, लेकिन ये लोग हैं वो भारत के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं, अपनी भारत की भूमि के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। तो इनके अधिकारों को संरक्षण देने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया है, अल्पसंख्यक से संबंधित संरक्षण दिया है। इसके बाद में हमने देखा था 31 यानी 31, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन से नल एंड वॉइड यानी असंवैधानिक हटा दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट से, 44वें से 1978 में। इसके बाद में हम समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में हमें बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महोदय ने कहा है कि हमारा भाग 3 और भाग 3 का कौन सा आर्टिकल 32 क्या है, पूरे मूल अधिकार की आत्मा है। क्योंकि अगर अनुच्छेद 32 ही नहीं रहेगा तो पूरा आर्टिकल निरस्त हो जाएगा, यानी एक ऐसा शरीर जिसमें आत्मा नहीं है। अब क्यों, क्योंकि जब सरकार के द्वारा हमारे मूल अधिकार छीन लिए जाएंगे और हमें कोर्ट जाने की आजादी नहीं होगा, तो हमारे अधिकार को काम के नहीं रहेंगे। आर्टिकल 32 कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से मीनिंग हमारा ये होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि वो हमारे मूल अधिकारों को लागू करवाए। अगर कोई भी संस्था, कोई भी राज्य अगर मूल अधिकारों को वायलेट कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट उस एक्ट को क्या कर देगा, जीरो घोषित कर देगा। तो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा होता है, आर्टिकल 32 होता है, जो हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। मैंने बात की थी कि राज्य ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा। राज्य की परिभाषा कहां दी गई है, राज्य की परिभाषा हमारे आर्टिकल 12 में दी गई है, जिसमें 4 बताए गए हैं। यानी पहला है संघ की सरकार संसद, दूसरा है राज्य की सरकार राज्य विधानमंडल, तीसरा है स्थानीय सरकार जिसमें पंचायतों को शामिल किया गया है, नगर पालिका को शामिल किया गया है। उसके बाद में आता है स्थानीय प्राधिकारी, जिसमें ONGC, LIC, RBI, SBI ये सभी संस्थाएं किसमें शामिल होगी, अन्य प्राधिकारी, अन्य एजेंसी में शामिल होगी। आर्टिकल 13 में कहा गया कि प्रवर्त विधियां, यानी इसमें 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। आर्टिकल 31 कहता है कि संविधान लागू से पहले अगर कोई ऐसी विधि है जो मूल अधिकारों को वायलेट कर रही है तो वो जीरो हो जाएगी। उसके बाद में कहा गया आर्टिकल 13(2) में कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को वायलेट कर रही है। इससे संबंधित हम समझते हैं कि IT एक्ट की धारा 66A, IT एक्ट को 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया, उसकी धारा थी 66A, जिसे श्रेया सिंगलवाद में नल एंड वॉइड यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनली घोषित कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये हमारी इंटरनेट की आजादी को बाधित कर रहा है। अगर ये इंटरनेट की आजादी को बाधित कर रहा है तो आर्टिकल 13(2) के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो इसकी जांच करे और इसे जीरो घोषित कर दे। आर्टिकल 13 कंप्लीट। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो इसके बाद में आते हैं, यानी आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में कहा गया है कि कुछ पोस्ट ऐसी होती है जैसे आर्मी से संबंधित, नेवी से संबंधित या फिर कोई सुरक्षा एजेंसी, जहां पर मूल अधिकार उनके छीन लिए जाते हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए जरूरी होता है कि उनको मूल अधिकार ना दिए जाए। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि कोई आर्मी मैन है, अगर उसे बोलने की आजादी, वाक स्वतंत्रता दी जाती है और वो देश की सरकार के खिलाफ या फिर आर्मी के खिलाफ कोई बात कहता है तो ये देश की अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगी, तो इस अधिकार को छीन लिया गया है। आर्टिकल इसके बाद में हम देखते हैं 35, जो सबसे महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 35 में कहा गया है कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए संसद क्या करेगी, विधि बनाएगी। यानी हमने देखा था आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या कहा गया कि असभ्यता का अंत किया जाएगा और कोई भी असभ्यता का आचरण करता है तो वो दंडनीय होगा।
इसके आधार पर हमने सिविल अधिकार 1955 सिविल अधिकार बनाया था। ओके, तो ये क्यों बनाया गया है? आर्टिकल 35 के अकॉर्डिंग संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो विधि बना सकती है SC/ST कम्युनिटी के संरक्षण के लिए। तो 35 क्या करता है? 35 संसद को यह अधिकार देता है कि वो विधि बनाए जो मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। ओके, आज का हमारा मेनली टॉपिक था मूल अधिकार, जो भाग 3 में है, कंप्लीट होता है। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।